नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन गए हैं और एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री बने हैं। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं मिलिंद बलाल जी, ठाणे वैभव के संपादक हैं और काफ़ी अनुभवी हैं। हम इनसे जानेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति जो बदलाव आई है इसमें, हालांकि महायुति का ही सरकार है लेकिन कुर्सियाँ बदल गई है। क्या कुर्सियाँ बदल जाने से राजनीति बदल जाएगी? ये आज का हमारा विषय है। और हम मिलिंद बलाल जी से जानना चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे के डिप्टी सीएम बनने के बाद क्या फडणवीस जी से उनका तालमेल उसी तरह रहेगा जैसा पहले था, या कुछ जो इस तरह से पिछले एक हफ्ते से उनका हाव भाव देखा जा रहा है कि सीएम से डिप्टी सीएम बनने के लिए वो तैयार नहीं थे, आखिरी वक्त पे तैयार हुए और अब गृह विभाग को लेकर भी तनातनी चल रही है। तो क्या ये तनातनी का माहौल जो है आगे भी देखने को मिल सकती है या कुछ और होगा? सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप अपने अनुभव के हिसाब से बताइए सर कि जो अभी चुनाव हुए, चुनाव में आपने कहा था कि महायुति की सरकार बन गई है, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन गए हैं। जो ये बदलाव हुआ है कुर्सियों का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके सवाल का जवाब देने के पहले जी, मैं एक आपको बात बोलता हूँ, क्योंकि बाद में तो आप गंभीर जी इसके ऊपर हम लोग बहस करेंगे। लेकिन कल जो शपथ विधि प्रोग्राम हुआ उसमें आपने देखे कि सब एक्टर्स भी थे जी, सब लोग, सब इंडस्ट्रियलिस्ट थे सब। और एक आदमी था, वो उससे मैं कुछ ताल्लुक रख के बात कर रहा हूँ। सचिन तेंदुलकर था वहाँ। हाँ, तो बात ऐसी है कि अगर हम लोग पॉलिटिक्स को क्रिकेट के साथ कंपेयर करेंगे तो क्रिकेट में हमेशा ऐसा होता है कि बैट्समैन फॉर्म में अगर है जी, और फॉर्म में नहीं है और ज़रूरत जैसी है, मतलब पिच कैसा है, तो उसका बैटिंग ऑर्डर चेंज होते रहता है। जी, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के क्रिकेट टीम में, मतलब पॉलिटिकल क्रिकेट टीम में बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ है। ओपनिंग बैट्समैन जो एकनाथ शिंदे थे, उसके बदले में देवेंद्र फडणवीस आए, लेकिन वन डाउन एकनाथ शिंदे ही है जी। और फिर मैं आगे जाके आपको बोलूंगा कि दोनों बैट्समैन अगर उनमें तालमेल रहता है जी, तो रन बनती है। अगर कोई भी कुछ साहस करता है तो रन आउट होने की संभावना है। बिल्कुल। और देखो, यहाँ विरोधी पक्ष सभागृह में नहीं है, बिल्कुल। तो सभागृह के बाहर है जी, तो सभागृह बाहर से उन लोग बॉल फेंक के आउट कर सकते हैं। तो ये ख्याल जो है इन दोनों को, और ये दोनों अभी सीजन पॉलिटिशियंस हैं, उनका ट्यूनिंग भी अच्छा है, फडणवीस साहब का और शिंदे साहब का और अजीत दादा का भी। तो मेरे ख्याल से वो ऐसा चांस विरोधी पक्ष को नहीं देंगे। लेकिन तान तनाव अगर आप बोलेंगे तो है, और क्यों नहीं, होना भी चाहिए, क्योंकि ये इतनी स्वाभाविक बात है जी, कि जो आदमी कल तक चीफ मिनिस्टर है उसको थोड़ा सा नीचे आना पड़ता है और जो नीचे है उसको ऊपर जाना पड़ता है। लेकिन उसका जस्टिफिकेशन भी महाराष्ट्र में हम लोग ने देखा है कि देवेंद्र फडणवीस भी सीएम थे और डिप्टी सीएम बने। तो मेरे ख्याल से इसमें मैच्योरिटी जो है जी, तो जैसे देवेंद्र फडणवीस ने तभी बताई थी वैसे अभी एकनाथ शिंदे बता रहे। तो तान तनाव का इतना सवाल नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअली एजेंडा गवर्नमेंट चलाने का जैसा इतना इम्पोर्टेंट है, उससे इम्पोर्टेंट एजेंडा दोनों के लिए अलग है कि 2029 में वो 100 बड़ा की भाषा, मतलब अपने अपने बलबूते इलेक्शन जीतना चाहते लोकसभा की जी। और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को शिवसेना बढ़ानी है। अब जो उनको 57 एमएलए उनके चुन के आ गए जी, लेकिन मुंबई महापालिका में उसका अंतिम फैसला हो गया कि कौन असली और कौन नकली है। तो मेरे ख्याल से मुंबई में शिवसेना को, मतलब उद्धव साहब ठाकरे को जो एक सिंपैथी मिलती है वो तब भी मिल सकती है। तो सिंपैथी के बदले में एक कुछ अच्छा काम करके दिखाना चाहिए एकनाथ शिंदे साहब को, और उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया कि वो गवर्नमेंट में है, क्योंकि पहले सोच रहे थे गवर्नमेंट को बाहर से सपोर्ट करेंगे या किसी दूसरे को डिप्टी सीएम करेंगे, लेकिन ये गलती उन्होंने की नहीं है। वो गवर्नमेंट में आ गए हैं, एक अच्छी बात है। और गवर्नमेंट में आने के बाद गवर्नमेंट की मशीनरी को यूज करके अगर वो अपना संगठन को बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात है। और ये एजेंडा उनका फिक्स है जी कि दोनों को पार्टी बढ़ानी है। दोनों का एजेंडा केवल महाराष्ट्र में 5 साल पूरे नहीं करने, तो ये 5 साल में होने वाले सब इलेक्शंस जो है जी, ये सब इलेक्शंस में भी ऐसे रिजल्ट्स उनको चाहिए। और वो हिसाब से मेरे ख्याल से
थोड़ा सा तान तनाव रहेगा, लेकिन वो अब इतने मैच्योर हो गए हैं कि इतना उसको खींचेंगे नहीं। जो अभी ऐसा लग रहा था कि खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे, क्योंकि शपथ विधि को 1 घंटा बाकी था और तब भी उनका लेटर गया नहीं था शिंदे साहब का, लेकिन बाद में वो गया, उन्होंने शपथ भी ली। और जिस तरह से हम लोग पत्रकार लोग आजकल बहुत बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, तो मैं उसमें भी एक आपको मजाक की बात बोलता हूँ कि अगले टाइम अगर बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस का अगर सब्जेक्ट है तो उसमें बॉडी लैंग्वेज का भी अभी आने वाला है जी। कि भाई श्यामगिरी क्यों हंसे, क्यों नहीं हंसे, वो मिलिंद बल्लड़ को क्या सवाल पूछ रहे हैं, इसका अलग अलग मीनिंग, वो कैसे बात कर रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, असल में दोस्त है या दुश्मन है जी। तो ये सब जो है, और ये सब जनता भी देखती है। तो मेरे ख्याल से बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स उसके ऊपर रहता है, नीचे बहुत कुछ चलते रहता है, और वो मीडिया में कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी आता है तो गलत भी आता है, कभी आता है तो परफेक्ट भी आता है जी। तो मेरे ख्याल से लोग जो है वो पॉलिटिक्स को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, पॉलिटिशियंस को ध्यान से देख रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका इंटरप्रिटेशन है, कैसे उन लोग देखते हैं मालूम नहीं। कल का भी आपने बोला कि वहाँ कुछ थोड़ा सा अनइजीनेस था व्यासपीठ के ऊपर। मेरे ख्याल से अनइजीनेस तो उसके बहुत सारे कारण है कि जब तुम्हारे पंतप्रधान भी स्टेज पे रहते हैं तो थोड़ा सा वो सिक्योरिटी का भी माहौल रहता है। और देखिए कितने 15 मिनट में पीएम साहब आए और निकल भी गए, तो मतलब उनको वो प्रोग्राम का भी एक प्रोटोकॉल देखना है, टाइम में कंप्लीट करने का जो एक प्रेशर रहता है, तो वो सब प्रेशर वहाँ दिख रहा था। उसका मीनिंग ये नहीं है कि शिंदे साहब और फडणवीस साहब में अभी कुछ झगड़ा है या उनके मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ये बात नहीं है। लेकिन सर एक चीज़ और यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि हजारों की संख्या में लोग आए थे पंतप्रधान को सिर्फ देखने नहीं आए थे, वो चाहते थे कि कुछ बोले, यानी कि महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत बीजेपी को मिली है तो उसके बारे में कुछ संबोधन होना चाहिए था, आपको नहीं लगता है? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि ये जो प्रोग्राम रहता है, मतलब ये शपथ विधि का जो कार्यक्रम है, वो मेरे ख्याल से वो एक प्रिस्क्राइब, मतलब एक उसका एक फॉर्म निश्चित है, मतलब इसमें इसी फॉर्मूले में अभी मोदी साहब का भाषण रहता तो वो आशीर्वाद देके जाते, लेकिन वो वहाँ अपेक्षित नहीं था। वहाँ उस दिन राज्यपाल के हाथों से शपथ लेना उतना ही एक प्रोग्राम रहता है, इसमें पॉलिटिकल भाषण नहीं रहता है। अगर फडणवीस साहब भी बात करेंगे तो बाद में कैबिनेट में बात करेंगे, अगर मोदी साहब को उनको शुभेच्छा देना है, अमित शाह को शुभेच्छा देना है, तो वो अलग तरीके से दे सकते हैं। लेकिन वो व्यासपीठ जो है वो बस जो राजभवन में होता है या विधिमंडल में होता है, उसके बदले में आज़ाद मैदान में क्या कि लोगों को देखने को मिले कि वही क्या होता है शपथ विधि, तो लोगों को लाइव शपथ विधि लोग जहाँ जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, चुन के दिया, इतनी बड़ी भारी भक्कम मेजोरिटी दी आपको, तो वो एक मेरे ख्याल से एक कृतज्ञता जो बोलते हैं ना, कृतज्ञता के हिसाब से उन्होंने किया। और मेरे ख्याल से मोदी साहब का भाषण कल एक्सपेक्टेड भी नहीं था। आपने अभी जिक्र किया कि शिंदे साहब के सामने सबसे बड़ी चुनौती है शिवसेना को आगे बढ़ाना, शिवसेना को अपना ब्रांड बना के रखना, तो क्या लगता है कि अब डिप्टी सीएम रह के जो सीएम रह के उन्होंने किया, नो डाउट उन्होंने 24 घंटा लोगों को समय दिए, शिव सैनिकों को उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन दिया, काफ़ी उनको आगे बढ़ाने का पूरा तौर तरीका बताया, तो क्या लगता है डिप्टी सीएम रहते हुए ये सब कर पाएंगे? क्या उनका वो अट्रैक्शन अभी कायम रहेगा? क्या कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इसको? नहीं, देखिए अब सीएम और डिप्टी सीएम, जैसे फडणवीस साहब ने भी बोला कि ये सब टेक्निकल टर्म्स है। एक स्टेट को एक सीएम चाहिए, 2 डिप्टी सीएम, अभी बहुत सारे स्टेट्स में 2 डिप्टी सीएम है भी नहीं थे, एक ही डिप्टी सीएम रहता है। फडणवीस भी जब 2014 में बने थे तो डिप्टी सीएम नहीं थे, तो मेरे ख्याल से वो दिक्कत नहीं आएगी शिंदे साहब को कि डिप्टी सीएम है इसलिए सीएम का जो पावर है वो उनके पास नहीं है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट में होना यही बहुत बड़ी चीज़ है, और वो गवर्नमेंट में होना, क्योंकि इसमें और एक मैं बोलता हूँ बात आपको कि आरएसएस जो रहता है, तो आरएसएस का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था, योगदान बहुत बड़ा था, चुनाव में बहुत बड़ा योगदान था, अब सक्सेस भी मिला, बहुत सक्सेस मिला। और देखिए शिंदे साहब के पीछे ऐसा बैकअप नहीं है जी, वो अकेले अभी है, मतलब वो शिवसेना से यहाँ आए तो उनके शिवसैनिक है, उनके आमदार है, उनका जो एक कैडर है शिवसैनिक है, लेकिन ऐसे संगठनाएं नहीं है जैसे आरएसएस में बहुत सारी संगठनाएं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट में रहना बहुत ही मतलब जरूरत इम्पोर्टेंस है उसका। तो मेरे ख्याल से वो गवर्नमेंट
में रहने के बाद जो डिसीजंस लेते हैं, जो लोकाभिमुख है, लोगों के लिए फायदेमंद है, तो वो डिसीजंस के हिसाब से, जैसे अभी लड़की बहन का उन्होंने किया, उसका उनका फायदा मिला, तो ऐसे बहुत सारी सुविधाएं, अगर अभी ये सब कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, मतलब उसको स्थानिक स्वराज्य संस्था बोलते, जिला परिषद के है, तो उन इलाकों में जहाँ जहाँ इलेक्शंस होने वाला है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ कुछ अच्छा काम करके दिखाएंगे तो उसका रिफ्लेक्शन उनको वोटिंग में मिलेगा जी। तो उनका भी जो गृह खाता तो एक है, मेरे ख्याल से अगर मुझे आप पूछेंगे तो ग्राम विकास भी उतना इम्पोर्टेंट है। अगर जिला परिषद के इलेक्शन हम लोग लड़ रहे हैं तो ग्राम विकास जैसा खाता होना चाहिए। उद्योग शायद उनको ही मिलेगा, तो उद्योग में जैसे बेरोजगारी है तो उसको हम लोग कैसा रोजगारी में उसका रूपांतर कर सकते हैं। अभी आपण ह्याला काय म्हणतो, शेतकऱ्याला काय म्हणतो, किसानों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो अगर वो डिपार्टमेंट उनको मिलता है तो मेरे ख्याल से ग्रामीण में उनका जो सिटी में उनकी पकड़ है वो ग्रामीण में बढ़ सकती है। तो गवर्नमेंट को कैसा यूज करते हैं शिंदे साहब, वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या लगता है कि गृह खाता से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है? नहीं, गृह खाता के ऊपर कुछ ऐसा है, मतलब नहीं, गृह खाता ही रहता है, वो इम्पोर्टेंट ही है। मतलब गृह खाते के बदले में और 4 खाते ले लो, ऐसा नहीं होगा। गृह खाते के जो फायदे वो अलग है जी, वो अलग है। और वो कैसे हुआ है, आज तक ऐसे होते हुआ है कि हमारे मतलब गृह खाते, नगर विकास, फिर तुम्हारा फाइनेंस और रेवेन्यू जी, ये 4 खाते जो है ना, इसको हमेशा इम्पोर्टेंस मिला हुआ है। अभी ये क्यों मिला, कैसे मिला, उसका कैसा लोग फायदा उठाते या पॉलिटिकल उसका कैसा बेनिफिट मिलता है, ये वो मिनिस्टर जो है उसके ऊपर वो निर्भर रहता है जी। तो मेरे ख्याल से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का मामला है, वो सेंसिटिव है, गृह खाते के पास है। फिर अभी बहुत सारे आंदोलन होते रहते हैं, तो वो आंदोलन कैसे हम लोग उसको कैसे फेस करते हैं, वो गृह खाते के पास रहता है। तो मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट की छवि है, इमेज है, अभी कोई भी आके लाठी मार करेगा तो वो गृह खाते के ऑर्डर से होता है, तो वो उसको तकलीफ हो सकती है उसकी। तो वो अगर कुछ डायलॉग करता है तो शायद वो गुडविल भी डेवलप कर सकता है कि भाई इसने कानून को हाथ में नहीं लिया था, कानून का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया, ये भी हो सकता है जी। लोगों की तकरार रहती है पुलिस ऑफिसर्स के बारे में, अगर कोई अच्छे ट्रांसफर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी आते हैं, या पुलिस ऑफिसर्स अच्छा काम करना चाहिए तो वो मंत्री भी उतना अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। तो मतलब ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। मराठा आंदोलन में देखा गया, मराठा आंदोलन के ऊपर आया, बहुत ही आया था, तब से तो जैसे उनको एक विलन जैसे बना दिया था। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सेंसिटिव डिपार्टमेंट है और उसका पॉलिटिकल एडवांटेज तो है ही, लेकिन आम जनता के ऊपर भी उसका एक असर रहता है। तो क्या लगता है किसका गृह खाता के लेकर जो चल रहा है, आपको लगता है कि देखो इसमें क्या होता है, नहीं देखो श्याम, इसमें क्या होता है कि हम लोग अगर ये बात सोचते हैं कि ये रोल रिवर्स हुआ है, मतलब अभी उनको सीएम बनाए तो इनको डिप्टी सीएम बनाए, तो वो डिप्टी सीएम जब थे फडणवीस साहब, तो उनके पास क्या था, गृह खाता था क्या, तो नेचुरल जस्टिस से उनको अभी शिंदे साहब को देना चाहिए वो हिसाब से। और अगर उनको डर लगता है कि शिंदे साहब उसका मिसयूज करेंगे तो ये गलत है, ये युति धर्मों में नहीं बैठता है जी। आपको विश्वास होना चाहिए अपने पार्टनर के ऊपर कि भाई वो अच्छी तरह से ही करेंगे। तो मेरे ख्याल से जो डर है वो डर को निकलना चाहिए मन में, थोड़ा ओपन हार्टेडली करना चाहिए। उन्होंने किया है तो मतलब एक अच्छा, मतलब महाराष्ट्र में एक अभी वातावरण बन गया है कि भाई ये तीनों का ट्यूनिंग अच्छा है। तो ये कोई मिनिस्ट्री के बंटवारे में मतलब किसको क्या मिलना है, इससे खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने गए 2.5-3 साल में जो पॉलिटिक्स देखी और बहुत ही राजनीति खराब हो गई थी, भाषा बहुत खराब थी, लोगों का बर्ताव बहुत खराब था नेता लोगों का। तो मेरे ख्याल से अब जाके थोड़ा सा लोग सोच रहे हैं कि स्टेबल है ना, अभी जरा काम करो, अभी गाली मत दो एक दूसरे को। गाली की बात करें तो अभी तो बोलना शुरू कर देगी, एकनाथ शिंदे जी को यूज करके बीजेपी ने फेंक दिया अभी, तो वो करेंगे ना, विरोधी पक्ष का काम ही तो है ना वो। अभी एकनाथ शिंदे जैसा मैच्योर आदमी उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा, लेकिन मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि विरोधी पक्ष सभागृह में नहीं है, इसका मतलब वो नहीं है ऐसा नहीं है, बाहर है, वो बाहर है।
और शायद ज़्यादा बाहर अलर्ट रहेगा। और मैं एक बात और आपको बोलता हूँ कि अगर विरोधी पक्ष सभागृह में रहता तो इनके लिए फायदा था। क्योंकि क्या होता है, विरोधी पक्ष रहता है ना तो इन लोग भी थोड़ा कंट्रोल में रहते हैं, सत्तारूढ़ वाले। तो इंग्लिश में एक ऐसे कहावत है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स यू एब्सोल्युटली, एब्सोल्यूट पावर से एब्सोल्यूट करप्शन। जी। यार कोई मेरे को कुछ करने ही वाला नहीं है, विरोधी पक्ष तो है नहीं, तो मैं जैसे मनमानी करूंगा। तो वो बात भी है। अभी देखो इसमें जैसे विरोधी पक्ष एकत्र मतलब साथ में थी और इन लोग भी साथ में आ गए जी। और इनके वोट्स अच्छे ट्रांसफर हो गए। क्यों हो वोट्स ट्रांसफर? क्योंकि उनको मालूम था कि विरोधी पक्ष डर था, उनकी मजबूरी भी थी और फायदा हो गया ना उनका। तो ऐसा ही फायदा मेरे ख्याल से अगर सभागृह में उनको देना चाहिए, मैं तो बोलूँ एक नया एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि विरोधी पक्ष में दे दो। ऐसा कुछ नहीं कि 28 चाहिए, 10% चाहिए। तो मेरे ख्याल से विरोधी पक्ष होना बिल्कुल ज़रूरी है। धन्यवाद सर मिलिंद जी। तो ये थे मिलिंद बल्लाल जी, जो संपादक हैं ठाणे विभाग। हम इनसे चर्चा कर रहे थे जो नई गवर्नमेंट बनी है महाराष्ट्र की, उसके बारे में कि किस तरह से विकास होगा, किस तरह की राजनीति आगे बढ़ेगी और किस तरह के विरोधी होंगे। तो हमारी चर्चा आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।